हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में। इससे पहले हमने गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज दोस्तों देखते हैं गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। होता क्या है दर्पण सूत्र, क्या दर्शाता है हमको दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है दोस्तों बिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और फोकस की दर्पण से दूरी में जो सूत्र संबंध स्थापित होता है उसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। किस किस में, सबसे पहले तो बिंब की दर्पण से दूरी, बिंब की दर्पण से दूरी को हमने किससे प्रदर्शित किया है, स्मॉल यू से। फिर है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसको हमने किससे प्रदर्शित किया है, स्मॉल बी से। और फिर है फोकस दूरी, इसको हमने स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया है। इन तीनों में जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। इन तीनों में जो संबंध स्थापित होता है, इस तीनों से जो संबंध से एक सूत्र आता है उसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। दोस्तों, इसको निकालने के लिए हमको एक गोलीय दर्पण लेना पड़ेगा। हम एक गोलीय दर्पण ले रहे हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एक कंडीशन लेंगे, हमने 6 कंडीशन आपको पढ़ा दी थी। यहाँ एक कंडीशन लेने वाले हैं हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु को हम सी के परे रखते हैं। अब सी के परे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये हमको पता है, सी व एफ के मध्य। ये हमने गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है। तो यहाँ मैं ले रहा हूं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और चिकनी सतह बाहर की ओर होती है। अब वस्तु अपन कहां रखने हैं, सी व एफ के मध्य। चलो, ये हो गया हमारी मुख्य अक्ष। ये क्या है, हमारी मुख्य अक्ष। वस्तु को मैं कहां रख रहा हूं, सी के परे। वस्तु को हमने रख दिया सी के परे। अब यहां से हमने आपको एक गोल्डन की पॉइंट बताया था कि जहां भी वस्तु रखी हो वहां से आपको 2 प्रकाश किरण गुजारनी है। दोनों प्रकाश किरण गुजारने के बाद परावर्तन के पश्चात वो कहां जाके मिलती है, वहीं उस प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हमको क्या करना है, इस वस्तु से 2 प्रकाश की किरण गुजारनी है। ठीक है सर, 2 प्रकाश की किरण गुजार देते हैं। यहां से एक वस्तु से तो ये निकाल दी। अब ये टकराने के पश्चात परावर्तित होती है। परावर्तन के पश्चात ये कहां चली जाती है, यहां। अब इससे एक और प्रकाश की किरण गुजारते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा सी है, ये हमारा क्या है, सी, और यहां है हमारा एफ, सी व एफ। अब यहां से एक प्रकाश की किरण और गुजारते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, ये मैंने एक प्रकाश की किरण और गुजार दी ध्रुव से, और ये कहां जाके मिलती है, सी व एफ के मध्य। देखना कहां जाके मिली है, ये सी व एफ के मध्य। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया है। इसमें आपको एक एरो का जरूर ध्यान रखना है। कहां से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से। कहां जा रही है, इधर। इसमें कहां से आ रही है, इधर से। कहां जा रही है, इधर। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है कि प्रकाश की किरण किधर से आ रही है, किधर जा रही है परावर्तित होकर। ये हमारा क्या है, ध्रुव पी। और यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा लंब डाल देते हैं, एम एन का, एम और एन का। ठीक है, ये हमारी वस्तु है ए बी, ये है हमारी बी डैश ए डैश। ठीक है, अब सारी हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें देखो हमको 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं।
वैसे इसमें हमको 4 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक तो ए बी पी, एक है ए डैश बी डैश पी, एक है ए डैश बी डैश एफ और एक है एफ एम पी या फिर एन। एन और एफ पी जो एक दूसरे के क्या है, लगभग इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं, दो त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन से? पहले तो ये लो ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, व दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हो? एम एन एफ, एम एन एफ। ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, देखना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 त्रिभुज ले लिए हैं। अब क्या करना है, हमको पता है ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। 10वीं क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जिनके या तो 2 कोण क्या होने चाहिए, समान, जिनकी भुजा भी क्या होती है, 2 समान। तो यहां देखो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, समान है, तो आधार भी समान है और लंब भी समान है। तो लिख देते हैं सबसे पहले फर्स्ट त्रिभुज में ए डैश बी डैश अपॉन कौन सा आएगा, लंब बटा लंब, एम पी। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, फिर क्या है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। ठीक है सर, ए डैश बी डैश एफ अपॉन एन एफ पी। ठीक है, समझ में आई? ये वाली भुजा इस वाली भुजा के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, मतलब लंब बटा आधार, मतलब लंब बराबर है किसके, आधार के। क्यों? क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अब एक चीज देखना, एमपी है, ये हमारा एमपी है, ये क्या AB के बराबर है? हाँ सर, इस AB के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ ये लिख देता हूं, MP बराबर है हमारे AB के। तो यहां मैं ये चीज लिख सकता हूं, A डैश B डैश अपॉन AB बराबर B डैश F अपॉन FP। ये चीज समझ में आ गई। तो अब मेरे को एक चीज और चाहिए, ये B डैश F का मान हमको निकालेंगे। अगर ये मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस पूरी वाली भुजा में से अगर इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगी। मतलब देखो P F माइनस, अगर इसमें से ये पूरी वाली भुजा में से इसको घटा दी तो ये आ गया किसमें से, B डैश F, B डैश P में से। इसको ऐसे भी लिख लो, B डैश P माइनस पी एफ, ये वाली भुजा हमने घटा दी तो हमारा ये मान आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख देता हूं फिर मैं, ये मान, ये लिख दो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश पी माइनस पी एफ अपॉन क्या है हमारे पास, एफ पी, या फिर इसको पी एफ भी लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 1 आ गया। ये हमारे 2 त्रिभुज काम आ गए, ये वाले। अब हम 2 त्रिभुज और काम में लेंगे। कौन कौन से, ए बी और पी। एक तो ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है ये, ए डैश बी डैश पी। ठीक है, यहां मैं एक बार आपको त्रिभुज और बना देता हूं एक्स्ट्रा। यहां आपको त्रिभुज बना देते हैं, ऐसे अलग कर दिया त्रिभुज हमने, ए बी पी, और एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, बी डैश ए डैश और पी। ये भी एक दूसरे के क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इनमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, मतलब लंब दोनों के बराबर है, तो आधार भी इनके बराबर होंगे। तो लिख देते हैं यहां से, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने पर हमको पता चला कि इनका जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो यहां भी हमारा क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों को मैं क्या कर दूं, बराबर कर देते हैं। बी डैश पी अपॉन बी पी बराबर क्या है हमारे पास, यहाँ
बी डैश पी माइनस पी एफ, बी डैश पी माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। ये हमारे पास दोनों समीकरणों का कंक्लूजन निकल कर आ गया है। दोनों समीकरणों को बराबर करने पर ये हमारा एक नया समीकरण आ गया है। अब करना क्या है, सिर्फ इनका मान रखना है। बी डैश पी क्या है, बीपी क्या है, बी डैश पी क्या है, पी एफ क्या है। चलो रखते हैं। बी डैश पी क्या है, सबसे पहले तो चिन्ह परिपाटी के साथ हमको मान रखने हैं। इन तीन चीजों का मान रखना है हमको, इन तीन चीजों का मान रखना है। बी डैश पी क्या है, बी डैश कहां, ये यहां से यहां की दूरी क्या है, ये दूरी क्या कहलाएगी, ये हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो ये क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी। ये क्या कहलाएगी, हमारी प्रतिबिंब दूरी, मतलब बी। प्रतिबिंब दूरी को हमने किससे माना है, बी से। ठीक है, विद चिन्ह परिपाटी लिखना है। तो चिन्ह परिपाटी का मैंने आपको बता दिया था। अगर प्रकाश की किरण में गुजरते हैं तो हमेशा प्लस लेना है, मतलब अगर इधर चल रहे हैं तो प्लस, अगर प्रकाश की किरण के विपरीत चल रहे हैं तो माइनस। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अगर प्रकाश की किरण की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस, अगर प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो माइनस। अगर ऊपर चलते हैं तो प्लस और नीचे चलते हैं तो माइनस। दूसरा देखो, हमेशा आपको दूरियां ध्रुव से मापनी है। कहां से, दूरियां कहां से मापनी, हमेशा ध्रुव से। ये चीज भी आप गांठ बांध कर रख लेना, ध्रुव से हमेशा दूरियां मापनी है। चलो मापते हैं। यहां से इधर किधर चल रहे हैं अपन, इधर चल रहे हैं प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो ये क्या आएगा, माइनस बी। ये क्या आ गया, माइनस बी। फिर क्या है, बीपी, बी और पी इधर से इधर चलेंगे। ये हमारा क्या है, बिंब। तो बिंब की दूरी क्या, किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। और चल किधर रहे हैं, ध्रुव से विपरीत दिशा में, मतलब प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में। तो फिर क्या लेंगे, माइनस माइनस यू। फिर क्या है, पी एफ। देखना पी एफ क्या है हमारे पास, पी और एफ, यहां से यहां की दूरी क्या है, फोकस दूरी। यहां से यहां की दूरी क्या है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। और कहां से चल रहे हैं, पी से इधर, मतलब प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में। तो क्या लेंगे, माइनस। तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस एफ। अब तीनों का मान हमको इस समीकरण में रखना है। चलो रखो। बी डैश पी का मान क्या है, बी विद चिन्ह परिपाटी। ठीक है सर। बीपी का मान क्या है, माइनस यू। बी डैश पी का मान क्या है, फिर माइनस बी। पी एफ का मान क्या है, माइनस एफ। फिर क्या है, पी एफ का मान माइनस एफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है सर, ये हमारे पास आ गया माइनस बी अपॉन माइनस यू बराबर माइनस बी माइनस माइनस एफ अपॉन माइनस एफ। कर लो कैलकुलेशन, इससे ये कट जाएगा। बी अपॉन यू बराबर माइनस बी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। अब इस समीकरण में क्या करना है, हमको यू बी एफ का भाग लगाना है। यू बी एफ का भाग देने पर दे उसका भाग, बी अपॉन यू, यू बी एफ। ठीक है, पहले एक बार आप वज्र गुणा कर लो इसको, उसके बाद में हम भाग देते हैं। इसको इधर गुणा कर लो, इधर गुणा कर लो। ठीक है, माइनस बी एफ बराबर यू बी माइनस यू एफ। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, यू बी एफ का भाग लगाना है, भाग देने पर। ठीक है, यू बी एफ का भाग दे दो, यू बी एफ का भाग दे दो ना, माइनस यू बी अपॉन यू बी एफ माइनस बी एफ अपॉन यू बी एफ। चलो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, माइनस यू बराबर, इससे ये कट गया माइनस एफ बराबर, इससे ये कट गया प्लस का क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन यू, सॉरी माइनस का, माइनस है ना, तो माइनस का बी बचा है।
1/u, u है, सॉरी यहाँ u है, तो इससे ये कट गया, तो 1/b बच गया हमारे पास। अब क्या करना है हमको, ये वाले समीकरण को इधर लाना है और इसको उधर पहुंचाना है। तो क्या हो जाएगा, इधर तो 1/f आ जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो 1/u प्लस 1/v। ये हमारे पास दर्पण सूत्र आ गया है। क्या आ गया, दर्पण सूत्र ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन या फिर आवर्धन क्षमता के बारे में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।